हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से है कि पूछ रही है कि लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप है ये। तो पूछ रही है पहले क्वेश्चन, ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं। ये 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आंसर है ये ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। इनका अनुसार इतिहास के उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे जो निरंतर संघर्ष की कहानी है। इनका मानना है कि इतिहास प्रत्येक घटना की एवं परिवर्तन के मूल रूप से आर्थिक शक्तियाँ है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया अर्थव्यवस्था के बारे में कि ये भौतिकवाद की अनुसार इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य अपना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य के राजदूतों का एक सम्मेलन तथा जो सितंबर 1814 से जून 1815 तक वियना में आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्षता ऑस्ट्रेलियाई राजनेता मेटरनिक ने की। कांग्रेस की मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन के से प्राप्त होने वाली कई मुद्दों एवं समस्याओं को करने का हल था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है ये तीसरा, 1800 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। ये भी 2020-22 याद रखना, ये 2020, 22 और 24 में पूछा हुआ सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या बोल रही है ये, लुई फिलिप उदारवादी शासक था, किंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्णित नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन में कोई अभिरुचि नहीं थी, और जो अल्पमत में था उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, और न ही उसे विदेश नीति में कोई किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके कारण 1848 की क्रांति हुई। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए उसको प्रधानमंत्री बना दिया था, नियुक्त कर दिया था, जो कि मतलब कि उनको कुछ भी नहीं पता था, और ये विरुद्ध मतलब कि सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। तो इससे कारण क्या हुई, इससे कारण भुखमरी होना स्टार्ट हो गई और 1848 में क्रांति हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ये 2022 में पूछा गया है बिहार बोर्ड से। तो जर्मनी के एकीकरण चार टाइप के हैं। जर्मनी के एकीकरण से प्रमुख बाधाएं ये थी। क्या क्या बाधाएं थी, जर्मनी का लगभग 300 छोटे राज्यों में विभक्त होना। ठीक है, जर्मनी को का भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग थलग होना, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रेलिया का अनावश्यक हस्तक्षेप होना, जर्मनी के अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति कमजोर होना। ठीक है, ये था चार टाइप। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताएं।
मतलब 2 उपलब्धियाँ बता रहे हैं। तो वियना कॉन्ग्रेस की 2 उपलब्धियाँ हैं, जैसे कि पहला है नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। दूसरा है फ्रांस और स्पेन में बुर्बी राजवंश की फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वें को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन का द्वारा स्थापित 39 राज्यों की जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। ठीक है, ये था कि मतलब कि 2 टाइप का था, क्या क्या उपलब्धियाँ थी। ये नेपोलियन द्वारा राजवंश को पुनर्व्यवस्थित प्रयास करना, पुनर्स्थापना प्रयास करना, और दूसरा फ्रांस स्पेन में पूर्वी राजवंश की स्थापित करना। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सोशल साइंस से। तो आंसर है ये, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण की दशा में होने वाले सभी प्रकार के आंदोलनों तथा प्रयासों का दमन किया। ठीक है, एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवाद भावना थी, मतलब कि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद भावना थी। मेटरनिक की दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भाव बढ़ता गया और कालांतर में ऑस्ट्रियाई में मेटरनिक का पतन हुआ, जो एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा था। इस बाधा को समाप्त हुआ देख इटली तथा जर्मनी के लोगों में पुनः दुगुने उत्साह के साथ एकीकरण और दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया और अंततः वे एकीकरण के अपने उद्देश्य में सफल हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, मेजनी कौन थे। ये BSBE 2019 से पूछा हुआ सवाल है। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्मोटी का सदस्य थे। मतलब मेजली कौन थे, मेजली में एक जो इटली के जो राष्ट्रपति गुप्त काल में वो उनका कार्बोनरी का सदस्य था। वो सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी थे। मतलब लिखते थे जनतांत्रिक विचारों के प्रति। ये 1800 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब कि सहयोग दिया इसने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा, क्योंकि वो असफल हो गए तो उसको पलायन करना पड़ गया था वहाँ से। और 1848 ईस्वी में मेटरनिक के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वो असफल रहा और उसने पलायन करना पड़ा, फिर से उसको पलायन करना पड़ा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्टी कौन था। गैरीबाल्टी कौन था, इटली के एकीकरण में उसका क्या भूमिका थी, और अथवा गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। ये 2016 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, बिहार बोर्ड 2016 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर होगा अपना, इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण गैरीबाल्टी की तरह तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसे सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। उनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पीप की राज में भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने उसकी अनुमति नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लाए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो चलते हैं प्रसा के आंसर पे। तो पूछ रहा है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क से रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थापित मजबूती की। उसकी सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। प्रसा के एकीकरण में लाए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसको परिणाम स्वरूप ही युद्ध के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पूछ रही है,
मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था यूरोपीय इतिहास में, वह क्या विख्यात है? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावाद थे, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरत्व व्यवस्था बनाने रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर चैनल हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।